हेलो बच्चों, हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे। लाइफ प्रोसेस में हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड टॉपिक पढ़ चुके हैं कौन सा, डाइजेशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण, डाइजेशन पाचन। फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या होता है। लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रखने के लिए हमको किसकी दरकार होती है, एनर्जी की। वो एनर्जी हमको किससे मिलेगा, फूड से। और उस फूड को इंटेक करने, फूड खाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोषण। यानी भोजन खाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, पोषण। फूड इंटेक, द प्रोसेस ऑफ फूड इंटेक इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब ये फूड हम किस फॉर्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जटिल फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ये किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इसको हमारी बॉडी ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इसलिए इस फूड को तोड़ना रहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, यानी जटिल रूप से उसको किस रूप में कन्वर्ट करना रहता है, सरल रूप में। और वो कहाँ पे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। किस प्रोसेस द्वारा, डाइजेशन द्वारा। यानी ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फूड। यानी जो जटिल भोजन होता है उसको सरल रूप में, जो हमारी बॉडी उसको अवशोषण कर सके, उस रूप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है किस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल भोजन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन या पाचन। इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्ट होकर किस में बदल जाता है, ग्लूकोज। फैट, वसा किस में बदल जाता है, फैटी एसिड। प्रोटीन किस में बदल जाता है, अमीनो एसिड। हिंदी भी यही है, इंग्लिश भी यही है, अमीनो एसिड। ठीक है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है उससे सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। और तीसरा जो हम लोग पढ़ रहे थे, श्वसन, रिस्पायरेशन। मैक्सिमम लोगों से अगर पूछा जाए कि रिस्पायरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, सांस लेने को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में वह श्वसन का डिफिनेशन नहीं है। श्वसन का डिफिनेशन क्या है, एनर्जी के लिए हमने क्या लिया, भोजन। किस रूप में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब उसको किस फॉर्म में तोड़ना है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। अब ये सिंपल फॉर्म क्या देगा हमको, एनर्जी देगा। और किस प्रोसेस द्वारा, श्वसन द्वारा। यानी इस सिंपल फॉर्म से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो किस प्रोसेस द्वारा होता है, श्वसन द्वारा। यानी प्रोसेस by which our body obtained energy from digested food। हिंदी में क्या होगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारी बॉडी जो पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, श्वसन। लिखना होगा तो जो हम बोल रहे हैं उसको सुन के लिख लेना। वह प्रोसेस या वह मेथड जिसके द्वारा हमारी बॉडी पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, श्वसन कहते हैं। ठीक है, तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो गया। चलो इसके बारे में, श्वसन के बारे में वही हमको डिटेल देखना है। डिटेल क्या है और कैसे श्वसन होता है। ठीक है,
तो एक्चुअली में जो श्वसन होता है वो 2 स्टेप में होता है। श्वसन कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। कौन कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सेकंड क्या है? इंटरनल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन। हेडिंग कोशिश करना इंग्लिश में लिखने की, ज्यादा अच्छा है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को एक नाम और हम देते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? सांस लेना, सांस छोड़ना, जो भी जो नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। और एक नाम और है, छोड़ो जाने दो, 2 ही नाम याद करो, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। गैसियस एक्सचेंज मतलब गैस का आदान प्रदान। गैस का आदान प्रदान जब वातावरण और हमारे लंग्स के बीच में होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। यानी कि हम सांस लिए, हवा कहाँ गया? फेफड़ों में। अब सांस छोड़े, फेफड़ों से हवा कहाँ आ गया? बाहर आ गया। उसी को हम क्या कहते हैं कि गैस का आदान प्रदान कहाँ से? वातावरण से हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों से हमारे वातावरण में। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग या वेंटिलेशन, जो उसका तीसरा नाम है। ठीक है, यह प्रोसेस कहाँ होता है? आउट ऑफ द सेल्स, आउट ऑफ द सेल्स, यानी जो हमारी कोशिका है, जैसा कि सबको पता है, 9th में पढ़ चुके हो कि हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से, कोशिका से। तो जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है कहाँ होता है? कोशिका के बाहर होता है, कोशिका में नहीं होता है। अभी हम फिगर बना के समझाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द सेल्स, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। चलो इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को फिगर बना के हम समझने की कोशिश करते हैं। अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को, नोज, माउथ वाला रीजन, बक्कल कैविटी, जो माउथ और नोज आपस में एक प्लेट द्वारा क्या रहते हैं? डिवाइड रहते हैं, या बीच में एक बंटवारा रहता है, उसको हम तालु कहते हैं, पहले बता चुके हैं। ठीक है, ये नोज वाला पोर्शन हो गया। नोज और माउथ पीछे जाके एक कॉमन ओपनिंग होती है, इसी को हम बोलते हैं फायरिंग्स, फायरिंग्स। जहां पे हम खाना खाते हैं और सांस दोनों यहाँ पे जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? फायरिंग्स। क्योंकि नोज वाला पोर्शन और माउथ वाला पोर्शन दोनों एक ही जगह जाके कॉमन ओपनिंग पे ओपन होते हैं। फायरिंग्स के बाद एक पाइपलाइन होती है जो पीछे की तरफ चली जाती है। इस पाइपलाइन को हम कहते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया, या कहीं कहीं इसको पे बिंड पाइप भी बोलते हैं, बिंड पाइप। ठीक है, इस बिंड पाइप पे जैसा कि पता है भोजन वाली नली भी पीछे से जाती है, तो भोजन इसके अंदर ना आ पाए, तो उससे बचाने के लिए इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। और ये ट्रैकिया आगे जाने के बाद 2 भागों में डिवाइड हो जाती है और अपने अपने साइड्स के लंग में इंटर कर जाती है, फेफड़ों में या लंग्स में इंटर कर जाती है। ये ट्रैकिया अंदर जाने के बाद इसमें कई सारे ब्रांच हो जाते हैं और इसका जो टर्मिनल लास्ट वाला एंड है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी एल्वियोलाई के चारों किनारे, सभी एल्वियोलाई के चारों किनारे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, सभी फेफड़ों में ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये ट्रैकिया होता है, इस पे सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे यह नली आपस में
पिचक न जाए, आपस में सट न जाए, इससे बचाने के लिए इस ट्रैकिया पे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप्ड रिंग होते हैं जो किसके बनते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। अब इसमें देखो ये हो गया बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण में एयर है, एयर के साथ हम नोज के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेंगे। ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स में। दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि समझने में इजी हो। एयर हम लेंगे, कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स से एयर कहाँ पे जाएगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर। लंग्स से अंदर ये, उसके बाद एयर कहाँ पे जाएगा, एल्वियोलाई। और एयर के साथ क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंचा और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फिर क्या करेगा, यहाँ से नोज के रास्ते जब हवा छोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसी एक्सचेंज को हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग। अभी हम आगे समझेंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया कैसे, ठीक है। कितना समझ में आया। अब देखो इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम देख चुके। अब देखेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन होता है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल्स, कोशिका के अंदर। जैसा कि हमने बता चुके हैं कि डाइजेशन में भोजन डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब होके हमारे कहाँ पहुंच जाते हैं, सेल्स के अंदर। कहाँ पे पहुंच जाते हैं, सेल्स के अंदर। हर एक सेल के अंदर कौन पहुंच जाता है, ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे बनाते हैं डाइजेशन में। ये हमारी हो गई कोशिका, सेल। डाइजेशन द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड था, ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 कहाँ पहुंच गया है, सभी कोशिकाओं में, ठीक। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया है वो ऑक्सीजन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे ब्लड वेसल्स में। और जब ये ब्लड वेसल्स इस ऑक्सीजन को लेके सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, इस ऑक्सीजन को लेके हर एक कोशिकाओं तक पहुंचती है। हमारे बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिकाओं में ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को लेके पहुंचती है। यानी ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, कोशिका के अंदर। भोजन डाइजेस्ट होके कहाँ पे आ गया, कोशिका के अंदर। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोशिका के अंदर एक अंगक होता है, ऑर्गेनल्स होता है, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। उसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सब लोगों को पता होगा, 9th में पढ़ाया जा चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। किसकी मदद से, इसी ऑक्सीजन और इसी ग्लूकोज की मदद से। यानी इसमें क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, बर्न होगा, जलेगा और क्या देगा, एनर्जी। क्या मिलेगी, एनर्जी। और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिलेगा, वाटर। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है या किताब में देख लेना, केमिस्ट्री में बैलेंस करना सीख लेना, ठीक है। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, क्या मिलेगी, एनर्जी। और क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बन रहा है, हमारे कोशिका के अंदर ही तो बन रहा है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहा है, कोशिका के अंदर। समझो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इस कोशिका के अंदर, वो भी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, एनर्जी। जो एनर्जी हमारी बॉडी क्या कर लेगी, हमारी कोशिका क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी काम करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, और भी जो भी काम होगा। और बच गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड में। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेज दिया जाएगा, वापस ब्लड में। और यह जो ब्लड ऑक्सीजन लेके चला था, अब फिर ये घूम के कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर कहाँ पे पहुंचेगा, फिर पहुंचेगा लंग्स के पास भी। और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ पे भेज देगा, एल्वियोलाई में। अब ये एल्वियोलाई सांस छोड़ के कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कर देगा, बाहर, ठीक है। आया समझ में प्रोसेस, एक्सटर्नल
रिस्पिरेशन का और इंटरनल रिस्पिरेशन का। इंटरनल रिस्पिरेशन क्या होता है, यह कोशिका के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी प्रदान करती है और क्या एक टॉक्सिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और पानी प्रोड्यूस करती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, फेफड़ों में, जिसको हम क्या करेंगे, सांस छोड़ के गैसियस एक्सचेंज द्वारा ब्रीदिंग द्वारा उसको हम क्या कर देंगे, बाहर छोड़ देते हैं। आज समझ में, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलो फिर हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली में रिस्पिरेशन यहाँ पे किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। लेकिन इस पृथ्वी पे अलग अलग तरह के जीव होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमको हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जैसे इसमें फैला हुआ है महामारी। कौन सा महामारी, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, कोरोना। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कर लेते हैं। उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गई, वायरस हो गया, ठीक है, वो अपना श्वसन किसकी अनुपस्थिति में कर लेते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कर लेते हैं। तो इसलिए श्वसन जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एरोबिक रिस्पिरेशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जैसे हम लोगों में, पेड़ पौधों में, ठीक है। ये किसकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। दूसरा मेन प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो यहाँ पे एनर्जी अधिक मात्रा में रिलीज होगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो यहाँ पे भी एनर्जी मिलेगी, लेकिन कम मात्रा में मिलेगी। जैसे यहाँ 34 ATP तो यहाँ 2 ATP, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5OH, एथेनॉल, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, शराब बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये हो गया दोनों में एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन में अंतर। ये किस में पाया जाएगा, जो हायर एनिमल है, हायर प्लांट एंड एनिमल, ये किस में पाया जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, एंड हमारे भी कोशिकाओं में पाया जाता है। कब, डीप सीटेड टिश्यू, ठीक है। अब देखो हमारी कोशिकाओं में कब पाया जाएगा, हमारी कोशिकाओं के केस में क्या होगा, कभी कभी एडवर्स कंडीशन में हमारी कोशिकाओं में भी एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। जैसे हम फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा कर लेते हैं, दिन भर क्रिकेट खेल लिए, या हमने लंबी रनिंग कर ली, या 1600 मीटर की जो भी रनिंग कर दी, तो देखते हैं कि हमारे पैरों में क्या होता है, क्रम्पिंग, दर्द होने लगता है। क्यों होता है कि जब हम बहुत देर तक जब वर्क करते रहते हैं तो जितना ऑक्सीजन हमारे पैरों को चाहिए उतना ऑक्सीजन ब्लड ट्रांसफर नहीं कर पाता है। तो उस केस में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही क्या करना शुरू कर देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और बदले में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसीलिए देखते हैं थकान जब लगती है तो क्यों थकान लगेगी, जब ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो एनर्जी का प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, तो थकान लगती है। पैरों में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड, पैर क्या करने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। जो पैरों में क्रम्पिंग होती है किसके कारण होती है, लैक्टिक एसिड के कारण, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन के केस में यानी हायर प्लांट या एनिमल के केस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, क्या मिलेगा, एनर्जी अधिक मात्रा में 34 एटीपी। और एनर्जी किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट लिख दे रहे हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसी के रूप में इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे क्या होगा, कम मात्रा में एनर्जी मिलेगी। कभी कभी हमारे बॉडी में भी एनारोबिक रिस्पायरेशन शुरू हो जाता है इन एडवर्स कंडीशन। उस प्रक्रिया में क्या बनता है, हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे हमारे बॉडी में क्या होता है, पेन होता है, क्रम्पिंग होता है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अक्सर सुना होगा घर पे, परिवार में या और लोगों से कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो क्यों नहीं सोना चाहिए भाई, पेड़ के पास तो हमको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तो हमको पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो उस प्रोसेस को हम देखते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण हम बता चुके हैं न्यूट्रिशन वाले पोर्शन में, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बता चुके हैं। इसमें सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल, हरित लवक की मदद से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। और क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। एक ही O2 लिखते हैं। और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस किस सनलाइट की उपस्थिति में हो रहा है, और रात के समय सनलाइट नहीं होगा। जब सनलाइट नहीं होगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। किसी किसी प्लांट के किसी केस में अगर होता हो तो, लेकिन मोस्टली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि यह जो प्रकाश संश्लेषण है कैसी प्रोसेस है, ये कब होगा, ओनली डे में, केवल दिन में होता है। जबकि हम पढ़ चुके हैं, अभी श्वसन पढ़े हैं, श्वसन ठीक इसका उल्टा है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब श्वसन जो है ये डे एंड नाइट 24 आवर्स, इवन हम लोग सोए रहे तो भी श्वसन जो है हर एक जीव में पाया जाता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में श्वसन पाया जाता है, चाहे पेड़ पौधे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जानवर हो, सब में श्वसन पाया जाएगा। क्योंकि एनर्जी किस प्रोसेस द्वारा मिलेगा, श्वसन द्वारा ही मिलेगा। इसलिए श्वसन जो होता है डे एंड नाइट दोनों समय होता है, दिन में भी होगा और रात के समय भी होगा। तो रात के समय पेड़ के नीचे किसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की। किसकी मात्रा बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की। जबकि हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन दिन के समय क्या होगा, दिन के समय भी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कब हो रहा है, दिन और रात दोनों टाइम हो रहा है। लेकिन ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह एब्जॉर्ब कर लेता है। किस प्रोसेस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसलिए दिन में पेड़ के नीचे किसकी मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की। इसलिए बोला जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लाइफ प्रोसेस में श्वसन वाला टॉपिक समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन, ठीक है। थैंक यू।